तो हेलो एवरीवन। कल हमने रदरफोर्ड मॉडल और उसके ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द बोहर मॉडल ऑफ एटम। सो बोहर ने क्या किया था? बोहर ने दो मेजर डेवलपमेंट्स की थी। फर्स्ट इज द ड्यूल कैरेक्टर ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, which means that the radiation possesses both wave-like and the particle-like property। सबसे पहले उसने क्या बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसका डुअल करेक्टर होता है। मतलब वो दो करेक्टर शो करती है। मतलब जैसे कि कोई इंसान है, हम उसको बोलते हैं वो बहुत दोगला है, कभी उसका ये करेक्टर होता है, कभी उसका ये करेक्टर होता है, वो दोनों करेक्टर शो करता है। ऐसे ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी दो करेक्टर शो करती है। एक वो शो करती है वेव लाइक करेक्टर और दूसरा वो शो करती है पार्टिकल लाइक करेक्टर। नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? इन द मिड 19th century, studied absorption and emission of radiation by heated objects. These are called thermal radiation। तो 19th century में क्या हुआ था? सबसे पहले थर्मल रेडिएशन के बारे में पढ़ा गया था। मतलब एक गर्म ऑब्जेक्ट की, हीटेड ऑब्जेक्ट की क्या की थी, स्टडी की थी, और उससे जो रेडिएशन निकली थी उसको बोला था थर्मल रेडिएशन। ठीक है, they try to find out what the thermal radiation is made. It is now a well-known fact that thermal radiation consists of EM waves of various frequency or wavelength। Now ये सब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होते हैं, हमेशा याद रखना कि जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो EM वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ऐसा चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेशन में हो वो EM वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। नाउ James Maxwell was the first to give the explanation about the interaction between a charged body and behavior of the electric and the magnetic field। वो पहले कौन थे? जेम्स मैक्सवेल थे। He suggested that when an electric charged particle move under acceleration, alternating electrical and the magnetic field are produced and transmitted. These fields are transmitted in the form of the electromagnetic waves or the EM rays radiation। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल मूव करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम EM वेव्स भी बोलते हैं। सो लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन नॉन फ्रॉम द अर्ली डेज, हमें पता है। सो न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन ने बोला था कि जो लाइट होते हैं उसमें कॉर्पस्कल्स होते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि EM वेव्स कैसी दिखती है। तो EM वेव्स की प्रॉपर्टीज होती है, ये देखो ये EM वेव्स है। अगर हमारी वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होगी। इसका क्या मतलब है? सपोज ये तीन है, इसमें से ये वाली है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब इस डायरेक्शन में वेव आगे जाएगी। तो ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, विच इज द एक्स एक्सिस। ये वाली क्या होगी? ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, विच इज इन वाई एक्सिस, और ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो तीनों है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होगी और ये ऐसे प्रोपोगेट करेगी परपेंडिकुलरली। तो EM वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? The oscillating electric and the magnetic field produced by the oscillating charged particles are perpendicular to each other। जैसा मैंने बताया वो perpendicular होगी एक दूसरे के, and both are perpendicular to the direction of propagation wave of wave। मतलब ये तीनों एक दूसरे के perpendicular होंगे। Now, unlike the sound waves or waves produced in water, EM wave do not require medium and can move in vacuum। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये वैक्यूम में भी मूव कर सकती है। It is now well established that there are many types of EM waves which differ from each other in wavelength और frequency। चलो इससे पहले, ये पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक वेव क्या होती है। सपोज तो हमारे पास ये क्या है? हमारे पास ये एक वेव है। अब इस वेव में ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं क्रस्ट, और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं ट्रफ। ऊपर बोलेंगे क्रस्ट, नीचे वाले को बोलेंगे ट्रफ, और इस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। अब एक वेवलेंथ कैसे बनती है? तो एक वेवलेंथ बनती है यहाँ, एक क्रस्ट से एक ट्रफ तक के डिस्टेंस को एक वेवलेंथ बोलेंगे। मतलब ये एक वेव की लेंथ है। ओके, या फिर
हम दो कंजिक्यूटिव क्रस्ट के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ बोल सकते हैं और दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ बोल सकते हैं। ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं। सो which differ from one another in wavelength, these constitute the electromagnetic spectrum। तो इसने क्या बोला कि जब डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की ये वेव्स होती है तो वो एक स्पेक्ट्रम बनाती है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय द डिफरेंट नेम्स जो हम आगे पढ़ेंगे। तो चलो हम पहले स्पेक्ट्रम ही पढ़ लेते हैं। तो स्पेक्ट्रम में हमें स्पेक्ट्रम को कैसे याद रखना है। देखो इसका एक हमारे पास निमोनिक है विच इज रेडियो, मिर्ची, आई, सॉरी आई, लव, योर, एक्स, गर्लफ्रेंड। तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं रेडियो से रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स हमने कहाँ देखी है, रेडियो वेव्स हमने देखी है रेडार में। रेडार सिस्टम होते हैं, रेडियो वेव्स होती है। आपने रेडियो चैनल्स जो पुराने जमाने में रेडियोस आते थे उसमें कौन सी वेव होती थी, रेडियो वेव्स होती थी। माइक्रोवेव्स जो हम सारे देखते हैं अपने माइक्रो ओवन्स अपने घर में होते हैं। इंफ्रारेड रेज जो हीट कॉज करती है। और लव से होता है विजिबल रेज, विजिबल रेज जो हमें कलर्स दिखाई देते हैं उनको विजिबल रेज बोलते हैं। यूवी रेज जो सन से आती है जिसके लिए लड़कियां सनस्क्रीन लगाती है बचने के लिए। एक्स रेज जिससे आपने हॉस्पिटल में गए होंगे बहुत सारे बोन्स को देखने के लिए, चेस्ट एक्सरे देखने के लिए, लंग्स को देखने के लिए एक्सरेज की जाती है। एंड द गामा रेज की बहुत हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, बहुत ज्यादा हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, इसलिए इसको कैंसर की थेरेपी में यूज किया जाता है। तो रेडियो से रेडियो वेव, मिर्ची से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड रेव, लव मतलब कलर्स, कलर्स मतलब विजिबल रेव, जैसे आपका लव आपकी जिंदगी में कलर्स भर देता है इसलिए लव से विजिबल रेज, योर से यूवी रेज, एक्स से एक्स रेज एंड गर्लफ्रेंड से गामा रेज। अब हमेशा याद रखना जो गामा रेज होती है उसकी सबसे हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। पेनिट्रेशन पावर का क्या मतलब होता है, सपोज ये एक मेटल है या एक शीट है, अगर कोई वेव आके इसको क्रॉस करके चली जाए बहुत हाई पावर से, बहुत हाई पावर से, तो उसको बोलते हैं सबसे जितने ज्यादा वो उसको हाई पावर से क्रॉस कर पाएगी, पेनिट्रेट कर पाएगी, उतनी ही ज्यादा उसकी पेनिट्रेशन पावर होगी। तो जैसे आपका जीएफ है, आपकी गर्लफ्रेंड आपके दिमाग को पेनिट्रेट कर सकती है, तो उससे याद रखना जो गामा रेज है उसकी सबसे ज्यादा हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। अब हाई पेनिट्रेशन पावर मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो याद रखना यहाँ से यहाँ तक हम इसको फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाएंगे। मतलब अगर हम रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अभी हम एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ होती है वो एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, मतलब वेवलेंथ इस ऑर्डर में बढ़ेगी। तो अब हम एक बार रीड कर लेते हैं। So radio wave frequency region is used for the broadcasting, microwaves used for the radar, infrared rays used for the heating, ultraviolet rays used for sun radiation. The small portion is visible light which we see. It is the only part of our eye can see. And the special instruments are required to detect the non-visible ray. Different kind of units are used for the EM waves. So the radiations are characterized by the frequency and the wavelength. दो चीजें होती है frequency and wavelength जिसको हम अभी पढ़ते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट याद रखना क्या होती है, हर्ट्स होती है। अब नाउ फ्रीक्वेंसी होती क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। मतलब क्या है इसका, सपोज हमारे पास एक गिवन पॉइंट है। अब इस गिवन पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होगी उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। चलो हम कंपैरिजन करके देखते हैं। सपोज ये हमारे पास दो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स की स्टडी हम 1 सेकंड के लिए कर रहे हैं। अब इस पॉइंट से 1 सेकंड में इतनी वेव्स पास हुई और इस पॉइंट से 1 सेकंड में इतनी वेव्स पास हुई, तो किसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुई, इस वाले पॉइंट की। मतलब एक गिवन पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास होती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नाउ वेवलेंथ शुड हैव द यूनिट ऑफ लेंथ। जो वेवलेंथ किसी वेव की लेंथ वो भी लेंथ ही है, इसलिए उसमें लेंथ वाली यूनिट्स होनी चाहिए। सो द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। Since the electromagnetic radiation consists of different kinds of wave of much smaller wavelength and smaller units are also used. Okay. So now in vacuum, all the type of the EM radiation, regardless of the wavelength, travels at the speed of the light.
मतलब ये बोल रहे हैं अगर वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब आप समझते हैं, वैक्यूम मतलब जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो, एयर ना हो, वाटर ना हो, कोई भी मीडियम ना हो, वैक्यूम हो, वहां पे जो ईएम वेव्स की वेवलेंथ, ईएम वेव की स्पीड होती है वो क्या होती है, 3 × 10⁸ जिसको हम स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। तो सी से डिनोट करते हैं इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है हमारी स्पीड ऑफ द लाइट। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं और वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, मतलब C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। नाउ अगर हमने न्यू इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ, अब C तो कांस्टेंट है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ, न्यू इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा, और न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो हमारा, सॉरी, हाँ, तो मैं कहा थी, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ जो कांस्टेंट होती है। नाउ सी इक्वल्स टू न्यू बाय लैम्डा, ठीक है। तो सी इक्वल्स टू न्यू बाय लैम्डा, तो मैं न्यू को लिख सकती हूँ सी बाय लैम्डा, क्योंकि सी कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट ही रहेगी वैक्यूम में वैल्यू। तो न्यू किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, 1/λ के, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। अब ये विजिबल स्पेक्ट्रम को हम कैसे याद रख सकते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम को याद करने की ट्रिक है विब ग्योर, विब ग्योर। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड की। ये वेरी करती है 400 से 750 के बीच, नैनोमीटर के बीच सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वॉयलेट की। तो बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हुई, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुई वेव वॉयलेट की, जो किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। The other commonly used quantity, especially in the spectroscopy, is the wave number. It is defined as the number of wavelength per unit length. अब वेव नंबर क्या होता है, सिंपल सी बात है, देखो वेव नंबर नाम, जैसे वेव लेंथ नाम से समझ आ रहा था वेव की क्या लेंथ होती है, वैसे ही वेव नंबर नाम से समझ आ रहा है वेव का कितना नंबर, मतलब कितनी नंबर ऑफ वेव लेंथ एक यूनिट लेंथ में है। सपोज मैंने ये यूनिट लेंथ ली है, तो इस यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ वेवलेंथ है उसको हम बोलेंगे वेव नंबर। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, मन मीन्स इट्स यूनिट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। नाउ जैसे मान लो, तो हमारे पास वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं न्यू के ऊपर साइन इज इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि आपको ये समझ आया कि किसी भी मैटर का पार्टिकल नेचर या वेव नेचर कैसे है। तो सपोज देखो ऐसा है, किसी भी मैटर का वेव नेचर क्या बताता है, किसी भी मैटर का वेव नेचर बताता है कि उसमें कोई तो वेव आई जो उससे पास हो गई, पर उससे पास हो गई वेव, उसने अपनी एनर्जी इसको दी, बट उसने फिजिकल फॉर्म में इसको कुछ नहीं दिया, उसने अपने सिर्फ एनर्जी इसको ट्रांसफर की। बट पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है, उसने फिजिकली इसको कुछ दिया। ये आप आगे आने वाले टाइम में समझ जाएंगे। जैसे सपोज कोई मेटल हीट हो गया, कोई मेटल हीट हो गया तो वो उसका पार्टिकल नेचर भी दर्शाता है। 1 सेकेंड। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट दो क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगी, बाकी के दो क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स में उसके आंसर बताना, एंड कुछ समझ नहीं आए तो मुझे बताना। सो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द विविध भारती स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दिया है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव emitted by a transmitter, which part of EM wave does it belong to? Okay, so हमें क्या निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था पीछे, वो क्या था, C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा। तो न्यू निकाल सकते हैं हम C बाय लेमडा। C की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ और लेमडा क्या दिया है, 1368। अब किलो हर्ट्ज में दिया है, तो 10⁻³ हो जाएगा हर्ट्ज में करने के लिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 219.3 मीटर। अब हमें देखना है इस वेवलेंथ में कौन सी वेव आती है, तो हम ऊपर चलते हैं स्पेक्ट्रम की ओर। तो हमारे पास है 219, दैट मीन्स
219, देखो इसमें आती है हमारी रेडियो वेव्स। सो दिस इज करेक्टराइज्ड बाय द रेडियो वेव वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ है? ये रेडियो वेव की वेवलेंथ है। अगला क्वेश्चन करते हैं। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट टू द रेड। एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब हमें फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो c इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? c बाय लैम्डा। c की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ लैम्डा हमें दिया है 400। नैनोमीटर मीन्स होता है 10⁻⁹मीटर, तो 10⁻⁹ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड लाइट, इसमें भी 3 × 10⁸ अपॉन में हमने लैम्डा की वैल्यू रख दी, इसकी भी सेम वैसी ही वैल्यू आ गई। तो ये किस रेंज में लाई करता है? 4 × 10⁻14, 7.5 × 10⁻14। ये कौन सी रेंज की हमने अभी देखा था? विजिबल स्पेक्ट्रम। ये भी मैं आपको करवा ही देती हूँ। कैलकुलेट द वेव नंबर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द येलो रेडिएशन। वेव नंबर कैसे निकलता था? 1/λ, तो 1/λ की वैल्यू क्या थी? 5800। अब आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक मिनट, 10⁻⁻10 मीटर। तो इसकी हमने वैल्यू निकाली मीटर्स में, ये आई। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सेम वही c/λ। c/λ का, सॉरी, अब देखो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, किससे निकालनी है? वेव नंबर से निकालनी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। 1 मिनट। हाँ, फ्रीक्वेंसी में तो वही फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो c/λ लगा। c की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू है, ये यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगा। ये लिखा है, इससे डिवाइड करके निकल जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ द ईएम रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। अब नाउ हमने क्या देखा कि 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जब हुई तो उसके कुछ लॉस थे। द नेचर, वो क्या नहीं बता पाई थी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। द नेचर ऑफ द एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि एक ब्लैक बॉडी होती है, उस ब्लैक बॉडी का जो एमिशन का, रेडिएशन का एमिशन का फिनोमिना होता है, वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे मैक्सवेल। रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक एट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे। जब भी किसी मेटल प्लेट को इलेक्ट्रॉन, मेटल प्लेट को कोई भी रेडिएशन स्ट्राइक करती है, कुछ में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो नहीं बता पाई थी। एंड द वेरिएशन ऑफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सॉलिड टेम्परेचर के साथ साथ क्यों वेरिएशन शो करता है। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, विच जो हम आगे पढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं। The phenomena indicates that the system can take energy only in the discrete amount. Discrete amount समझते हैं? Continuous नहीं है। देखो, continuous मतलब होता है एक ही अमाउंट में continuous चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। पर देखो, continuous मतलब ही ऐसे चल रही है, कंटिन्यू 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 चल रही है। बट डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? कि वो आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। जैसे हमारी लाइट बल्ब देखना, कभी ऐसे 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 फ्लक्चुएट करती है, डिस्क्रीट अमाउंट में आ रही है, एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं आ रही है। नाउ चलो अब देखते हैं। हॉट ऑब्जेक्ट्स emit EM radiations over a wide range of wavelength. At high temperatures, an appreciable portion of the radiation is in the visible region of the spectrum. As the temperature raises, a high portion of a short wavelength blue light is generated. फॉर एग्जाम्पल, अभी कभी भी देखना, आयरन है ना, लोहा होता है, लोहा, लोहे को हम गर्म करते हैं। जब भी हम लोहे को गर्म करेंगे तो फिर रेड कलर शो करता है। बट अगर हम लोहे को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो वो ब्लू होना शुरू हो जाता है। When an iron rod is heated in a furnace, it starts turn to dull red, then progressively become more and more red as the temperature increases. As this is heated further, then the radiation emitted become white and then become the blue as the temperature become very high. This means the red radiation is the most intense at a particular temperature and the blue radiation is more intense at another temperature. हर रेडिएशन हर अलग टेम्परेचर पे इंटेंसिटी शो करती है। इंटेंसिटी क्या होता है? ज्यादा इंटेंस होती है। मतलब देखो, एक वर्ड होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब होता है कि एक गिवन एरिया पे एक सेकंड में कितनी रेज आ रही है, ठीक है। और इंटेंस मतलब कितनी ज्यादा पावर है उसकी। सो this means intensity of radiation of different wavelength emitted by the hot body depend upon its
टेम्परेचर पे डिपेंड करती है किसी भी वेव की जो है इंटेंसिटी। So by 1850, known that objects made of different material keep a different temperature, emit different amount of the radiation. Also, when the surface of an object is irradiated with the light, a part of radiant energy is generally reflected as such, and a part is absorbed and a part is transmitted. अब किसी भी सरफेस पे कभी भी लाइट पड़ रही है तो तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो क्या हो सकता है? पहला हो सकता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। दूसरा क्या हो सकता है? वो लाइट को एमिट कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, सॉरी। और तीसरा क्या हो सकता है? वो ट्रांसमिट कर दे, एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट कर ले या फिर ट्रांसमिट कर ले। The reason for the incomplete absorption is that the ordinary objects are as a rule of imperfect absorbers of radiation. मतलब ऐसा क्यों होता है? तीन क्यों शो कर दे? क्योंकि वो परफेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वो कुछ ही चीज एब्जॉर्ब करेगा, कुछ चीज रिफ्लेक्ट कर देगा और कुछ चीज ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, जैसे आप भी कभी पढ़ते हैं तो आप सब कुछ नहीं याद कर सकते, आप सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, आप कुछ रिफ्लेक्ट कर देंगे, कुछ ट्रांसमिट कर देंगे। पर आइडियल बॉडी मतलब पता है क्या होता है? आइडियल बॉडी मतलब होता है, सपोज कोई ऐसा बच्चा है, जो बच्चा सुबह जल्दी भी उठता है, घर के सारे काम भी करता है, सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ भी करता है, अच्छे से पढ़ाई भी करता है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, डांस में भी अच्छा है, बहुत संस्कारी है। कि आपको ऐसा बच्चा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसको ही बोलते हैं हम आइडियल किड। और ऐसी एक आइडियल बॉडी होती है जो एक्चुअल में शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती है। So, an ideal body which emit and absorb radiation of all frequencies uniformly is called a black body, and radiation emitted by such body is called a black body radiation. ऐसी बॉडी जो हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट भी कर ले और एब्जॉर्ब भी कर ले, उसने एब्जॉर्ब की सारी और फिर सारी एमिट भी कर दी। Now, in practice, no such body exists. So carbon black approximate fairly close to the black body. चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने क्या किया, हमने एक होल कर दिया किसी भी कैविटी में जिसकी कोई और ओपनिंग नहीं थी। सपोज ये कैविटी थी, इसमें मैंने छोटा सा होल कर दिया, ये इसकी कोई और अदर ओपनिंग नहीं थी। अब इस होल से जो भी रेडिएशन आएगी, ठीक है, वो कैविटी की वॉल्स में ही ऐसे 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 जिगजैग करके एमिट होती रहेगी। सो एनी रे एंटरिंग द होल विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द कैविटी वॉल and will eventually absorb by the wall, और वो wall absorb कर लेगी। A black body is a perfect radiator of radiant energy. Now, a black body is a thermal equilibrium with its surrounding. It radiates same amount of energy per unit area as it absorbs from the surrounding at a given time. Equilibrium समझते हैं आप? Equilibrium मतलब जितना लिया उतना दिया। दैट मीन्स उस ब्लैक बॉडी ने जितने रेडिएशन एमिट एब्जॉर्ब करी उतने ही रेडिएशन एमिट कर दी, उसने एक बैलेंस बनाए रखा, उसने एक इक्विलिब्रियम बनाए रखा। ठीक है। The amount of light emitted, intensity of radiation from a black body and the spectral distribution depend upon its temperature. At a given temperature, intensity of radiation emitted increases with increasing wavelength, reaches a maximum value at a given wavelength and then start decreases further with increasing wavelength. तो इसको हम ग्राफ से समझते हैं। तो ये ग्राफ देखिए, इसमें क्या हुआ है? देखो, अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है एक गिवन टेम्परेचर पे, इंटेंसिटी बढ़ रही है। एक गिवन टेम्परेचर के आने के बाद क्या हो गया? वेवलेंथ तो बढ़ रही है बट इंटेंसिटी गिरने लगी। अब यहाँ पे दो टेम्परेचर दिए गए हैं। अब देखो, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ है वो डिफरेंट है। मींस इसका मतलब क्या है? जैसे हमने देखा था कि जैसे मान लो टी टू टेम्परेचर पे जो रेड वाला आयरन रेड शो कर रहा था, पर टी1 टेम्परेचर पे आयरन क्या शो कर रहा था? ब्लू शो कर रहा था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ईएम रेडिएशन होती है वो टेम्परेचर, हर टेम्परेचर के लिए एक अलग ईएम रेडिएशन होती है। ठीक है। देखो, ऑल्सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस मैक्सिमम ऑफ कर्व शिफ्ट टू द शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सेवरल अटेम्प्ट्स वर, ठीक है। नाउ, अब मैक्स प्लैंक ने, सॉरी, अब मैक्स प्लैंक ने क्या बोला? मैक्स प्लैंक ने बोला, एक सेकेंड, हाँ, प्लैंक assumed that the radiation could be subdivided into the discrete chunks of energy, कि रेडिएशन को हम छोटे 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 टुकड़ों में एनर्जी के बांट सकते हैं। He suggested that atom and the molecule could emit or absorb energy only in the discrete quantity and not in a continuous manner, कि कोई भी जो हमारे पास एटम है वो एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में एनर्जी नहीं एमिट करता, वो डिस्क्रीट
तोड़ तोड़ के पहले ऐसे ऐसे ऐसे, पर वो इतनी तेज करता है कि हमें लगता है वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में, पर वो कैसे करता है, डिस्क्रीट मैनर में करता है। चंक्स ऑफ एनर्जी आते हैं। सो उसने उसको क्या नाम दिया, क्वांटम दिया। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी कैन दैट कैन बी एमिट और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ ईएम रेडिएशंस। अब उसने एक रिलेशन दिया बिटवीन द एनर्जी ऑफ अ क्वांटा विच इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। उसने बोला कि जो ई है वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अब हमें यहाँ पे एक कौन साइन लगाना है, एच न्यू। 1 मिनट। अब हमें यहाँ पे साइन लगाना है। हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया तो एक साइन लगाया विच इज एच। सो E इज इक्वल टू एच न्यू। अब एच क्या है, एच इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल पर सेकेंड। Now, with this theory, Planck was able to explain the distribution of intensity in a radiation from black body as a function of frequency और wavelength। तो देखते हैं, चलो प्लैंक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। उससे पहले हम ये लाइन पढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन हैज बीन कंपेयर्ड टू स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयरकेस। A person can stand on a step of a staircase, but it is not possible टू स्टैंड बिटवीन टू। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हम किसी सीढ़ी पे खड़े हैं, तो हम ऐसा तो नहीं है हम दो सीढ़ी पे एक साथ खड़े हो सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है, आप एक पैर इस सीढ़ी पे रख दो, एक पैर इस सीढ़ी पे रख दो, पर ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों पैर एक साथ दो सीढ़ी पे रखो, आप एक साथ दो सीढ़ी पे इकट्ठे खड़े हो पाओ, नहीं पॉसिबल है। तो उसने वही बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमें जो एनर्जी दी जाए वो ऐसे दी जाए, 1.5 एनर्जी, 2.5 एनर्जी नहीं। जो एनर्जी होती है वो ऐसी वैल्यूज में आती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ोगे आप इन 12th क्लास, तो एनर्जी कभी भी सब डिवाइडेड नहीं हो सकती है। जैसे 0 h न्यू, 2 h न्यू, 3 h न्यू एंड n h न्यू की फॉर्म में आती है, वो कभी भी बीच वाली फॉर्म में नहीं आती है। तो अब हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, एक मेटल का सरफेस लगाया। अब मेटल के सरफेस पे जब लाइट स्ट्राइक की तो उन्होंने देखा कि इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ चीजें समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या उन्होंने शो करना चाहा था कि देखो, जो लाइट है, लाइट के पास कुछ एनर्जी है। वो एनर्जी जब मेटल के सरफेस पे गई तो उसने वो एनर्जी किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को। और फिर इलेक्ट्रॉन का मूव हुआ। सपोज कैसे, अगर सब ऐसा है कि तुम लोग घर पर सो रहे हो, तुम्हारी मम्मी है, मम्मी किचन में खाना बना रही है और तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें आवाज मारी कि बेटा उठ जाओ, तो तुम आवाज सुन के उठ जाओगे। तो ऐसे ही जो तुम्हारी मम्मी की आवाज है वो थी ये लाइट की एनर्जी। अब लाइट की एनर्जी तुम्हें मिली। अब इस एनर्जी से जब उन्होंने आवाज मारी तो तुम उठे। उठने के लिए तुम्हारे में एक एनर्जी आई जिसको हम सपोज E0 बोल लेते हैं। फिर उठने के बाद अगर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें दूसरी आवाज दी चिल्लाकर, तो तुम क्या करोगे। तुम्हारी मम्मी ने ज्यादा एनर्जी से दूसरी आवाज दी तो तुम क्या करोगे, बेड से उठ के दौड़ने लगोगे। तुम में क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुआ क्या, सबसे पहले एक मेटल की प्लेट को लाइट की एनर्जी दी। लाइट की एनर्जी, सॉरी, हाँ, सबसे पहले एक मेटल की प्लेट को लाइट की एनर्जी दी। जब उस मेटल की प्लेट को लाइट की एनर्जी दी तो वहां पे से इलेक्ट्रॉन बाहर, जैसे सपोज तुम ऐसे भी समझ सकते हो, तुम्हारा दोस्त आया, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें आवाज मारी चल भाई खेलने चलते हैं। तो तुम सिर्फ खिड़की तक आए, मतलब तुम इस मेटल की प्लेट के यहाँ तक आए। फिर उसने बोला कि भाई जहाँ हम खेलने जा रहे हैं वहां पे तेरी क्रश भी आ रही है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आई और वो घर से बाहर आई। ऐसे ही जब लाइट आई तो लाइट ने दो टाइप्स की एनर्जी दी। एक एनर्जी वो दी जिससे वो सरफेस तक आया, दूसरी एनर्जी से उसमें काइनेटिक एनर्जी आई जिसमें वो बाहर निकला। तो अब हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो Hertz performed a very interesting experiment in which the electrons or electric current were ejected when certain metal, for example potassium, cesium, etc., were exposed to a beam of light. Okay? So इस फिनोमिना को बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों बोला, क्योंकि वो जो लाइट थी उसमें क्या थे, फोटॉन्स थे। जैसे मैंने बताया था क्वांटम थे, क्वांटम को फोटॉन्स भी बोलते हैं। फोटो, लाइट से एनर्जी आ रही थी, तो फोटो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो रही थी, इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रही थी, इसलिए उसको बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसकी रिजल्ट है, सुनो।
The electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface. That is, there is no time lag between the striking of beam and the ejection of electron from the metal surface. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही तुम्हारी मम्मी की आवाज गई वैसे ही तुम्हें उठना पड़ा, मतलब इन दोनों के बीच में कोई टाइम लैग नहीं था। जैसे ही लाइट ने स्ट्राइक किया वैसे ही इलेक्ट्रॉन को निकलना पड़ा। The number of electron ejected is proportional to the intensity of brightness of light. मैंने तुम्हें क्या बताया था? इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है एक गिवन एरिया पे कितनी रेडिएशन, कितनी वेव्स एक पर्टिकुलर टाइम पे गिर रही है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी? इंटेंसिटी होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी। नाउ फॉर अ मेटल, for each metal, there is a characteristic minimum frequency V naught, also known as the threshold frequency, below which the photoelectric effect is not observed. मतलब ऐसा है, देखो अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें थोड़ा धीरे से आवाज मारेगी कि बेटा प्यार से बोलेगी उठ जाओ, क्या तुम उठोगे? नहीं, तुम बोलोगे मम्मी थोड़ी देर और सोने दो। बट अगर मम्मी ने बोला उठ जल्दी यहाँ से, चिल्लाकर बोला, तो फिर तुम उठोगे। मतलब हर एक मेटल को, और कुछ बच्चे इतने ढीठ होते हैं, सोचो वो आवाज से नहीं उठेंगे, जब तक मम्मी आकर नहीं उठाएगी वो नहीं उठेंगे, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए। ऐसे ही हर एक इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर एनर्जी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू, मतलब एनर्जी इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। तो हर एक इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, ताकि वो उस मेटल सरफेस से, हर एक मेटल सरफेस से बाहर आ सके। किसी भी एक मेटल को एक अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए उस मेटल सरफेस के बाहर आने से। At a frequency V is greater than V naught, the electron ejected come out with a certain kinetic energy. The kinetic energy of the electron increase with increase in the frequency of light use. अब देखो इसको ऐसे समझते हैं हम। सपोज हमारे पास ये हम देखा था इक्वल्स टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इससे क्या समझे हम? देखो, लाइट आई, लाइट इस फ्रीक्वेंसी से आई, मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी से आई। उसने इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक निकालने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी दी? न्यू नॉट। अगर न्यू न्यू नॉट से ज्यादा होगी तो क्या उस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी? सपोज अगर मान लो हमारे पास एच न्यू 5 थी, एच न्यू नॉट 2 थी, तो बाकी की बची तीन क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो ये वही बोल रहा है कि अगर जो फ्रीक्वेंसी है न्यू वो बड़ी होगी तो जो इलेक्ट्रॉन आया है उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज होगी। मतलब कि अगर सपोज मैं यहाँ पे 5 की जगह 6 दूं, फ्रीक्वेंसी 6 एनर्जी दूं, 6 फ्रीक्वेंसी दूं, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है, तो अगर 6 फ्रीक्वेंसी दिया और उसको निकलने के लिए अभी भी 2 चाहिए, क्योंकि एक मेटल को निकलने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 4 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। So all of the above result could not explain the basis of the classical physics. Now the energy content of a beam of light depend upon the brightness of the light. In other words, number of electrons ejected and the kinetic energy associated with them should depend upon the brightness of light, जैसा हमने पढ़ा। So the number of electron ejected does not depend upon the brightness of the light, does depend upon the brightness of light. The kinetic energy of a ejected electron does not. क्योंकि kinetic energy किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है kinetic energy। फॉर एग्जाम्पल, मान लो रेड लाइट है जिसकी हमें फ्रीक्वेंसी इतनी दी है। of any brightness intensity may shine on a piece of potassium metal for hours, but no photoelectrons are ejected. But a very weak yellow light shine on a potassium metal, the photoelectric is observed, the threshold frequency of इतना। अब देखो ये क्या बोल रहा है, हमारे पास एक रेड लाइट है, रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है, पर येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी है। अब इलेक्ट्रॉन की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नॉन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई रिपीट अगेन,
Threshold frequency is the minimum frequency required to eject an electron from the metal surface. तो इसको मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए। इसलिए येलो लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा क्योंकि उसके पास उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। जो बची है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, पर जो रेड लाइट है उसके पास इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यहाँ पे कुछ मेटल्स के वर्क फंक्शन दिए हैं। वर्क फंक्शन दिए। अच्छा, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है? ये जो मैंने ई नॉट लिखा है ना, इसी ई नॉट को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। So work function is the minimum amount of work which is minimum amount of work or minimum amount of energy which is required to eject an electron from the metal surface. But the threshold frequency is the minimum amount of frequency which is required to eject an electron from the metal surface. Now अब हम आगे बढ़ते हैं। So, shining of a beam of light on a metal surface can therefore be viewed by a shooting a beam of particle of a photon. When a photon of sufficient energy strikes on an electron in an atom of the metal, it transfers its energy instantaneously to the electron, साथ साथ दे देता है during the collision. Light आई, टकराई, electron निकला. And the electron is ejected without any time lag. Greater the energy possessed by a photon, greater with the transfer of electron energy to the electron, greater is the kinetic energy, जैसा कि मैंने आपको पीछे समझाया। In other words, kinetic energy of ejecting electron is proportional to the frequency, मैंने बार बार बोला, of the EM wave. Since the striking of photon has energy equals to h mu, and the minimum energy required to eject the electron is h nu naught, which is known as the work function. So then the difference in the energy is h nu, which is transferred to the kinetic energy of photoelectron. देखो क्या बोल रहा है, ये वही बोल रहा है। देखो अभी मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ से डिवाइड हो गया, राइट। नाउ एम ई क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। न्यू क्या है? वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मतलब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। Now, a more intense beam of light consists a large number of photons. Consequently, the number of electron ejected is also large. ठीक है, आगे पढ़ते हैं ड्यूल बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा? इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा कि देखो, जो हमारे पास देखो, मैक्सवेल ने तो हमें बोल दिया था कि ईएम वेव वाला नेचर है, पर प्लैंक्स ने हमें क्या बोला? अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है और फिर रेडिएशन एमिट हो रही है, मतलब उसका एक पार्टिकल नेचर भी है, जो पार्टिकल नेचर स्ट्राइक करवा रहा है उसको। सो देखो, द पार्टिकल नेचर ऑफ अ लाइट possessed a dilemma for the scientist. On the other hand, it could explain the black body radiation and the photoelectric effect. It was not consistent with the non-wave behavior. ठीक है, the only way to resolve the dilemma was to accept that the idea that the light possesses both particle as well as a wave nature. That means the light have the dual behavior. ये सब बाकी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ अपने। तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन whose frequency is 5 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। हम पे क्या दी है? हम पे फ्रीक्वेंसी दी है। हमें बोला है 1 मोल ऑफ फोटोन की क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। अब हमें h मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी मैंने आपको वैल्यू पहले ही बताई थी। तो h की वैल्यू क्या थी? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। नाउ अब हमें क्या निकालनी है? हमें बोला है फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हमें 1 मोल की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। पहले हम टोटल सॉरी एनर्जी निकालनी है, तो पहले हम टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। सो फ्रीक्वेंसी हम पे दी है 5 इंटू 10 की पावर 14। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और ये आ गई एनर्जी की वैल्यू। अभी टोटल एनर्जी की वैल्यू आई है। अगर हमें 1 मोल की निकालनी है, तो 1 मोल ऑफ फोटोन के लिए हम क्या करते हैं? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 6 इंटू 10 की पावर 23 से इंटू कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 100 watt bulb पावर दी है 100 watt, emit the monochromatic light of wavelength दी है 400 nanometer. Calculate the number of photon emitted the per second by the bulb. अब देखो हम पे पावर दी है। पावर दी है तो हमें सबसे पहले सोचना है कि पावर और एनर्जी का क्या रिलेशन हो सकता है। तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं
कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में हमें कितनी एनर्जी, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, उसको पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब एनर्जी की वैल्यू हम सबको पता है, एनर्जी, अब हमें एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, एच न्यू अपॉन में टाइम आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, मतलब एन टाइम के लिए निकालना है, एन एन मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए निकालना है। न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस सी बाय लेमडा, क्योंकि हमें वेवलेंथ दी है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू एन एच सी बाय लेमडा। अब एन की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगा पावर इंटू लेमडा। टी कितना है, हमें सिर्फ पर सेकंड बोला है तो टी हम नहीं लेंगे, अपॉन में एच बाय एच इंटू सी। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी के दो क्वेश्चन आप लोग करना और मुझे कमेंट्स में बताना अगर कुछ डाउट होगा तो, और उसके आंसर्स भी मुझे कमेंट्स में बताना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एंड द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब हम स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। नाउ द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू इट पासेस। जैसे मीडियम से पास करेगा वैसी उसकी स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी। As a result, the beam of light is deviated or reflected from its original path as it passed from the one medium to another. It is observed when a ray of light is passed through a prism, the wave is shorter wavelength bends more and then with the longer wavelength. देखो प्रिज्म और एटॉमिक स्पेक्ट्रा का क्या रिलेशन है। ये हमारे पास एक प्रिज्म है, इससे जब भी हम व्हाइट लाइट पास करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे कलर्स की क्या लाइट्स क्या होती है, बाहर निकलती है। इस लाइट के स्पेक्ट्रा को ही हम बोलते हैं हमारा स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब क्या होगा, अब ऐसा होगा, इसने क्या बोला है, जो भी वेव शॉर्टर वेवलेंथ की होगी वो ज्यादा बेंड होगी, मतलब वो यहाँ दिखेगी, और जो लॉन्गर वेवलेंथ की होगी वो कम बेंड होगी। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखो हमने प्रिज्म से लाइट पास की तो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस हुआ। इस स्पेक्ट्रम में हमने पीछे पढ़ा था सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे रेड की, तो वो कम बेंड हुई। पर सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, ब्लू की, तो वो देखो सबसे ज्यादा, वॉयलेट की मीन्स वो सबसे ज्यादा बेंड हुई। तो नाउ since the ordinary white light consists of waves with all the wavelengths in a visible region, जो हमें रेनबो में भी दिखाई देते हैं, a ray of white light is spread out in a series of color band which is known as the spectrum. The light of the red color, which has the longest wavelength, is deviated least, and the violet color, which has the shorter wavelength, is deviated the most. जिसकी जितनी कम wavelength उसकी उतनी ज्यादा deviation होगी। अब जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है व्हाइट लाइट का, वो एक रेंज में होता है, तो हम 7.5 इंटू 10 की पावर 14 से लेके 4 इंटू 10 की पावर 14 की रेंज में इस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्यों, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस होता है, इसके बीच में कोई भी लैग नहीं होता है, ये एक साथ कलर्स एक दूसरे में मर्ज हुए हुए दिखाई देते हैं। कॉन्टिन्यूअस बिकॉज द वॉलेट मर्ज इनटू द ब्लू, ब्लू इनटू द ग्रीन एंड द सो ऑन। ऐसा ही स्पेक्ट्रा हमें क्या दिखता है, रेनबो में दिखता है। नाउ अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या समझनी है, when the EM rays interact with the matter, atom and molecule may absorb the energy and reach to higher state. With higher energy they, चलो पहले मैं आपको समझाती हूँ। सपोज हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन, हमारे पास मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास किसी भी एटम का, अब सपोज हम ऐसे समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक नीट का स्टूडेंट है जिसका नीट निकल गया है और उसको अब गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में जाना है। अब जैसे ही वो स्टूडेंट का नीट निकला वो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में गया, मतलब वो एक हायर एनर्जी स्टेट में गया। वैसे ही उसमें क्या हो गया, वैसे ही वो हाई एनर्जी स्टेट में गया, उसे लगा कि बस भाई मैं तो आ गया हूँ एमबीबीएस कॉलेज में, अब मुझे पढ़ना लिखना नहीं है, अब तो मैं डॉक्टर बन ही जाऊंगा। उसमें प्राउड हो गया कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा, वो एमबीबीएस कॉलेज में जाकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ने लग गया। तो फिर उसको क्या हुआ, जैसे ही वो हाई एनर्जी स्टेट में गया वैसे ही वो क्या होने लग गया, अनस्टेबल होने लग गया। अनस्टेबल होने लग गया, वो बेचारा फेल होने लग गया, उसकी सप्ली आने लगी। वह अब फिर क्या हुआ, अगर उसको वापस से अपनी स्टेबल स्टेट में आना है, वापस से ऐसे पढ़ना शुरू करना है, तो उसको अपना एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, उसको अपना वो जो प्राउड है, वो जो घमंड है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ कर आया हूँ, वो उसको लूज करना पड़ेगा। जैसे ही वो एनर्जी लूज करेगा वैसे ही वो क्या आ जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। तो सुनो, when the EM radiation interact with the matter, atom और molecule may absorb energy। जैसे ही कोई EM रेडिएशन मैटर पे गई
एटम ने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी ले ली और एनर्जी लेके क्या किया, हायर स्टेट में गया। अब मैंने बोला हायर स्टेट कैसी होगी, अनस्टेबल स्टेट होगी। अगर उसको अपनी नॉर्मल स्टेट पर वापस आना है और मोर स्टेबल है जो, उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को एमिट करना पड़ेगा, अपने उस क्राउड को छोड़ना पड़ेगा और फिर से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। तो आप लोग भी सिलेक्शन के बाद एमबीबीएस में जाकर अपनी पढ़ाई शुरू करना। नाउ एमिशन एंड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। The spectra of radiation emitted by a substance that has absorbed energy is called the emission spectra. Atoms or molecules that have absorbed radiation are said to be excited. To produce an emission spectra, energy is supplied to a sample by hitting and irradiating with the wavelength of the radiation emit. Now क्या हुआ, देखो emission spectra कैसे बना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को की रेडिएशन पड़ी, वैसे ही उसने क्या की, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ पे यही लिखा है, emit the spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy। पहले उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, अब धीरे धीरे करके क्या करना शुरू किया, वो एमिट करने लगा। वो लोअर लोअर स्टेट पे आया तो वो धीरे धीरे एमिट करा। तो उसने थोड़ी बहुत लाइंस को एमिट किया जो हमें विजिबल रेंज में शो हुई। इसी को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इससे उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, वो अब क्या हुआ, देखो वो धीरे धीरे क्या लोअर एनर्जी के स्टेट में आने लगा। पर वो लोअर एनर्जी के स्टेट में आने लगा तो उससे लगा मैं अपनी सारी एनर्जी क्यों छोड़ूं, मैं कुछ एनर्जी तो एब्जॉर्ब करके रखता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा है वो बिल्कुल नहीं पढ़ता, वो एकदम से बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाएगा, नहीं, वो थोड़ा बहुत तो आलस करेगा, वो कुछ एनर्जी तो एब्जॉर्ब करके रखेगा अपने पास। तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके रखेगा वो हमें ब्लैक कलर में शो होगी, पर जो उसने एमिट कर दी वो कलर बैंड्स में शो होगी। तो उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऐसे याद रखना कि देखो, जो ज्यादा कम होगा ना वो वाला स्पेक्ट्रा होगा। जैसे इसमें ज्यादा कम एमिटेड लाइट्स दिख रही है तो ये है एमिशन स्पेक्ट्रा। इसमें ज्यादा कम एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब हुई भी लाइट्स दिख रही है तो ये होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। Now, an absorption spectra is like the photographic negative of the emission of the spectrum. जैसा कि मैंने बताया, a radiation is passed with the absorption of the certain wavelength. The missing wavelength, which correspond to the radiation absorbed by the matter, leave the dark spaces in the bright continuous spectrum. अब the study of the emission और absorption of spectra को क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसको हमने बोला स्पेक्ट्रोस्कोपी। Now, आगे देखते हैं। The spectrum of all the visible light was continuous of all wavelengths. The visible at spectra ये कुछ नहीं है। The emission spectra of atom in a gas phase, on the other hand, do not show a continuous spread of the wavelengths from the red wavelength to the violet. Rather, they emit only a specific wavelength. को कुछ wavelength emit करेगा with the dark spaces between them। और वो कुछ कुछ लाइंस को emit कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया, लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोला गया। बिकॉज emitted radiation is identified by the appearance of the bright light. Now the line emission spectra. लाइन emission spectra का हम एक और यूज करते हैं जो हम फिंगरप्रिंट्स में करते हैं। फिंगरप्रिंट्स में क्या होता है, अब देखो emission spectra में क्या हो रहा था। मान लो ये टोटली ब्लैक था, ये टोटली ब्लैक है, इस पे हमें सिर्फ कुछ कलर लाइंस दिख रही थी। सपोज ये कलर लाइन दिख रही है। अब हमें दो बंदों के फिंगरप्रिंट्स मैच करने हैं। अब दो बंदों के जब हमें फिंगर, सॉरी इसको मैं फिर से बनाती हूँ, एक सेकेंड। सपोज ये हमारे पास कोई स्पेक्ट्रा है, ये स्पेक्ट्रा हमारे पास पूरा ब्लैक है। अब इस पूरे ब्लैक स्पेक्ट्रा में हमें सिर्फ कुछ कुछ विजिबल लाइट्स दिख रही है। ये हमारे पास लाइट स्पेक्ट्रा आ गया। अब ऐसे ही ये हमारे पास किसी के फिंगरप्रिंट्स है जो हमें क्राइम सीन पे दिखे। अब क्या होगा, हमारे पास मान लो तीन सस्पेक्ट है कि इसने क्राइम किया है, इसने क्राइम किया है, इसने क्राइम किया है। अब हम तीनों के क्या करेंगे, तीनों के बनाएंगे, तीनों के हम लाइन स्पेक्ट्रा बना लेंगे। तीनों के लाइन स्पेक्ट्रा बनाए। अब जिसका लाइन स्पेक्ट्रा इस कल्प्रिट के लाइन स्पेक्ट्रा के साथ मैच होगा, वही क्या होगा हमारे पास, वही हमारे पास कल्प्रिट होगा। तो इसका स्पेक्ट्रा इसके साथ मैच है, इसलिए ये क्राइम सीन पे फिंगरप्रिंट डिटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स लाइक रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम वर डिस्कवर एंड ये कुछ नहीं है। अब पढ़ते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन। When an electric discharge is passed through a gaseous hydrogen molecule dissociated, the excited hydrogen atom produce emit radiation of the discrete frequency। हम अभी तक यही पढ़ते आए हैं। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पे कुछ साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की डिस्कवरी की थी, तो अलग अलग नाम दिए गए थे। जैसे कि सबसे पहले हम ये देखते हैं। अब देखो क्या होगा, मान लो हमारे पास ये एटम है,
हमारे पास ये एटम है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन या तो N1 पे है, मतलब वन फर्स्ट शेल में है, ये ऊपर भी जा सकता है सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में। अब इस बेसिस पे हम एक सीरीज बनाते हैं। N1 means first shell, N2 means second shell, N3 means third shell, and then the infinity तक शेल जा सकती है। अब क्या हो सकता है, N1 मतलब अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इंफिनिटी से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, एनर्जी लूज करते 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 एमिट करते करते, और वो N1 पे गिर रहा है। अब N1 पे वो कहाँ कहाँ से गिर रहा है, वो N2 से भी गिर सकता है, N2 से, N3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, एन इंफिनिटी से भी। ठीक है, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर N1 पे गिरता है तो वो किस सीरीज में आता है, लाइमन सीरीज में। N2 पे गिरेगा तो बाल्मर सीरीज में, 3 पे गिरेगा तो पार्शियल सीरीज पे, ऐसे ही 4 पे गिरेगा तो ब्रैकेट सीरीज पे, पी पे गिरे तो फंड सीरीज पे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसे एमसीक्यूज में। तो लाइमन सीरीज कब होगी, जब n क्या होगा 1, और n2 कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, वो कहीं से भी आ सकता है। बाल्मर सीरीज होगी 2, और बाल्मर सीरीज में n1 होगा 2, क्योंकि 2 पे गिरेगा, पार्शियल में 3 पे, ब्रैकेट में 4 पे, पी फंड में 5 पे। ये सारे जो नाम थे वो साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए थे। अब हमें स्पेक्ट्रल रीजन याद रखना है कि जो लाइमन सीरीज का स्पेक्ट्रल रीजन है वो है यूवी रेज, बाल्मर का है विजिबल, और इन तीनों का है इंफ्रारेड रेज। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब क्या हुआ, एक फॉर्मूला दिया गया, वो फॉर्मूला क्या था, वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला था कि वेव नंबर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट दिया गया, इंटू 1/2 स्क्वायर। ये क्यों दिया है, देखो मैं इस फॉर्मूले को सिंपल करके बताती हूँ। फॉर्मूला ये है, ये बाल्मर सीरीज के लिए यूज हुआ है। अब क्या हुआ, वेव नंबर किसके इक्वल बोला गया, हमारे पास एक कांस्टेंट है 109677। अब 1/n1 स्क्वायर क्या है, n1 है जिस पे इलेक्ट्रॉन गिरा है। सपोज मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ से आया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से आया और फर्स्ट शेल पे गिरा, तो n1 क्या हो जाएगा, हमारे पास थर्ड शेल से आया और फर्स्ट शेल पे गिरा, तो n1 हमारे पास क्या हो गया, n1 हमारे पास, सॉरी मैं फिर से बता देती हूँ, ये वेवलेंथ है, ये कांस्टेंट है 1/n1 स्क्वायर। n1 हमारे पास क्या हो गया, n1 अगर थर्ड से फर्स्ट पे गिरा तो n1 हमारा क्या हुआ, n1 क्या होता है हमारा, n1 होता है हमारा जिस पे वो गिरा, दैट मीन्स वो कहाँ गिरा, फर्स्ट पे गिरा। ठीक है, n1 फाइनली जिस पे वो गिरा, nf भी बोलते हैं, तो वो फर्स्ट पे गिरा, माइनस में n2 की स्क्वायर, n2 क्या होगी, जिससे वो गिरा, मतलब वो थर्ड से गिरा, अगर वो सेकंड से गिरता तो n2 क्या होता, 2 होता। अब अगर हमको ये वेव नंबर के फॉर्म में दिया है, तो क्या मैं इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में सॉरी वेवलेंथ की फॉर्म में निकाल सकती हूँ। तो वेवलेंथ की फॉर्म में निकालने के लिए क्या होगा, ये वेव नंबर क्या होता है 1/λ, तो ये हो जाएगा 1/λ। अब ये सेंटीमीटर है, इसको मैंने मीटर में चेंज करना है, तो 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी है, तो अगर मीटर में करना है तो दो और हो जाएंगे, तो 1 × 10⁻⁷ लिख सकती हूँ, एंड फिर देन बाकी ये सेम रहेगा। नाउ पढ़ते हैं। अब ये वाला हमारे पास बाल्मर सीरीज के लिए दिया है, क्यों, क्योंकि बाल्मर सीरीज पे 2 में गिरता है, तो ये बाल्मर सीरीज के लिए है, और एन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मतलब एन मतलब कहीं से भी आ सकता है। The Balmer series of the line are the only line in the hydrogen spectrum which appear in the visible radiations of the EM spectrum। वो कहाँ दिखती है, visible region में दिखती है। 10966 क्या है, 10966 है हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोजन एटम। Now the first five series of line that correspond number 1 2 3 4 5 known as the Lyman Balmer Paschen bracket refund, जैसा मैंने आपको बताया। Now आगे बढ़ते हैं। सो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट इज यूनिक। हर एक एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, यूनिक होता है। देयर इज अ रेगुलेरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की अपने लाइन स्पेक्ट्रा की रेगुलरिटी है। सो अब बढ़ते हैं हम बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की तरफ। So Neil Bohr was the first to explain quantitatively the general feature of structure of hydrogen atom and its spectrum. He used the Planck concept of quantization of the energy। नाउ अब देखते हैं हम कि बोहर ने जो है क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए थे। सबसे पहले उसने क्या बोला था, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी। These paths are called as the orbit, stationary state, or allowed energy state. These orbits are arranged in a concentric circle around the nucleus।
जब हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था तो रदरफोर्ड ने क्या बोला था? रदरफोर्ड ने बोला था कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं? ऑर्बिट में घूमते हैं। अब क्वेश्चन रदरफोर्ड का ये था कि ऑर्बिट में घूमते हैं तो वो शिंक क्यों नहीं हो जाते? उसकी फोर्स उसको अंदर क्यों नहीं खींच लेती? इसका आंसर बोहर ने कैसे दिया? बोहर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन एटम में वो एक फिक्स रेडियस और फिक्स एनर्जी में घूमते हैं, इसलिए वो स्टेशनरी रहते हैं, अंदर सिंक नहीं होते हैं। ठीक है। और उन्होंने बोला वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी और फिक्स रेडियस में घूमेंगे। सेकंड उसने क्या बोला? उसने बोला द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम। जैसे जैसे टाइम पड़ेगा ऐसा तो नहीं है एनर्जी चेंज हो जाएगी, एनर्जी का टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। However, the electron will move from a lower stationary state to a higher stationary state when required amount of energy is absorbed by the electron and energy is emitted when the electron move from higher to the lower state। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जब कोई इलेक्ट्रॉन लो से हाई में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हाई से लो में आएगा तो एनर्जी को एमिट कर देगा। The energy change does not take place in a continuous manner। Now angular momentum समझते हैं पहले थोड़ा सा। तो देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है, जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो एंगुलर मोमेंटम का हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, I into ओमेगा। I is the inertia एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो घूमता है। सो I की वैल्यू हमारे पास होती है mr² एंड ओमेगा की होती है v/r। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। एंगुलर मोमेंटम क्या निकलेगा? r से r कैंसिल, तो एंगुलर मोमेंटम निकल गया mv/r। यही इन्होंने यहाँ पे बोला है। Now, the frequency of the radiation absorbed or emitted when transition occur between two states that differ in energy is delta E। अब देखो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो एनर्जी का चेंज होता है, एनर्जी का चेंज होता होगा मान लो डेल्टा ई। ठीक है, तो डेल्टा ई क्या होगा? E2 माइनस E1, फाइनल माइनस इनिशियल। अब हमारे पास वेलोसिटी कैसे निकलेगी? तो E क्या था हमारे पास? एच न्यू। तो डेल्टा ई भी क्या हो जाएगा? एच न्यू। तो न्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन में एच विच इज इक्वल टू E2 minus E1 by H, where the E1 and E2 are the energy of the lower state and the higher allowed energy state respectively। मतलब पहले जैसे हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं वैसे ही हायर माइनस लोअर कर लिया। दिस एक्सप्रेशन इज कॉमनली नोन एज द बोहर फ्रीक्वेंसी रूल। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस। ना बोहर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट क्या था? बोहर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट था the angular momentum of an electron is quantized in a given stationary state, it can be expressed as an equation mvr equals to nh2 pi। उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के। दैट मीन्स कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कभी भी हाफ नहीं होगा, वो 1 2 3 की फॉर्म में होगा, क्वांटाइज्ड होगा। सो यहाँ पे me क्या था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है। Thus an electron can move only in those orbits for which the angular momentum is integral multiple of h/2 pi। So that means the angular momentum is quantized। Radiation is emitted or absorbed only when the transmission of electron takes place from one quantized value of the angular momentum to another। Means अगर देखो कब एंगुलर मोमेंटम कब होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लो 1 स्टेज से 2 में जाएगा या 2 से 1 में आएगा। ऐसा नहीं है कि वो 2 से हाफ में आ रहा है फिर हाफ से 1 में आ रहा है। ठीक है। Therefore, Maxwell electromagnetic theory does not apply here। That is why only a certain fixed orbits are allowed। Now, चलो अब the stationary state for electrons are numbered n equals to 1 2 3 जैसे हमने पढ़ा था। The integral number this is which is called the principal quantum number। principal quantum number के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। quantum mechanics में इसमें आगे आएगी। The radii of a stationary states are r n इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए नॉट। ए नॉट कॉन्स्टेंट है 52.9 पिकोमीटर। तो देखो क्या होता है? देखो जो बोहर्स ने किया था वो हाइड्रोजन के लिए किया था, बट अगर हमें हाइड्रोजन के अलावा किसी और का निकालना है हमें क्या लगाना पड़ेगा? आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए नॉट अपॉन में
Z, ये वाला फॉर्मूला लगेगा जहाँ पे ए नॉट की क्या वैल्यू है, ए नॉट की वैल्यू है 5.29 पिकोमीटर। दैट मीन्स आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू 5.9 अपॉन में Z। अब Z क्या होगा, Z इज द एटॉमिक नंबर, जिस एलिमेंट के लिए हम निकालेंगे उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। सो thus the radius of the first stationary state called the Bohr orbit is 52.9 picometer। क्यों, हाइड्रोजन के लिए निकला था, हाइड्रोजन के लिए Z क्या होगा 1 और n स्क्वायर क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर इज 1। Normally the electron in the hydrogen atom is found in its orbit n equals to 1। As the n increases, the value of R increases। In other words, the electron will present away from the nucleus। नॉर्मल सी बात है, जैसे ही सपोज ये न्यूक्लियस है, जैसे ही नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, मान लो n3 हो गया, तो रेडियस भी बढ़ेगा। तो वही बोला है, एज द n इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ r इंक्रीजेस एंड द इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएट विद द इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट। तो एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट क्या है, En इक्वल्स टू माइनस आर एच वन बाय एन स्क्वायर। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था, आर एच क्या है, रेडबर्ग स्क्वायर, ये वही फॉर्मूला है, बस इसमें एन स्क्वायर इसलिए दिया है क्योंकि ये एक ही स्टेट के लिए लग रहा है। इसकी वैल्यू अगर हम जूल में देखेंगे तो 2.18 इंटू 10 की पावर -18 है। अब आप बोलेंगे पहले तो मैंने बताया था 1 इंटू 10 की पावर 7, बट वो मीटर में था और ये क्या है, जूल में है। द एनर्जी ऑफ द लोअर स्टेट इज ग्राउंड स्टेट के लिए 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी तो एनर्जी क्या आ गई, ये आ गई। द एनर्जी ऑफ अ स्टेशनरी स्टेट फॉर एन के 2 में एन की जगह 2 लग जाएगा बस। नाउ अब हम देखते हैं कि इस एनर्जी में जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्यों है। When the electron is free from the influence of the nucleus, the energy is taken as zero। जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फ्री हो जाएगा, न्यूक्लियस से बहुत दूर चला गया, सपोज कोई बच्चा घर छोड़ के ही चला गया, जितना वो दूर जाएगा उतना उसके पेरेंट्स उसके ऊपर कंट्रोल कम रख पाएंगे। ऐसे ही द इलेक्ट्रॉन इन दिस सिचुएशन इज एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इंफिनिटी। इंफिनिटी पे चला गया वो, इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। Now, when the electron is attracted by the nucleus, is present in the orbit, the energy emitted and the energy is the lower। अभी आगे देखते हैं, पहले ये पढ़ते हैं। What does the negative electron energy for the hydrogen atom means? The energy of the electron in a hydrogen atom has a negative sign for all possible orbits। जैसे हमने देखा नेगेटिव साइन होता है। What does this negative sign convey? इस negative sign से क्या होता है? The negative sign means that the energy of electron in the atom is lower than the energy of free electron at the rest। अब देखो, हमने बोला सपोज ये न्यूक्लियस था, ये बहुत सारी ऑर्बिट थी और कहीं दूर जाके इंफिनिटी था। इंफिनिटी पे तो एनर्जी जीरो हो गई। सॉरी, नाउ इज इट विजिबल, 1 मिनट। तो इन्फिनिटी पे क्या हुआ, देखो ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस के ऑर्बिट्स थे, यहाँ पे कहीं पे जाके इन्फिनिटी थी। इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब इन्फिनिटी पे अगर एनर्जी जीरो हो गई, तो जब हम इन्फिनिटी से नीचे आ रहे हैं तो एनर्जी कम होनी चाहिए, जितना जितना हम पास आ रहे हैं उतना, क्योंकि मैंने बताया था जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हाइयर एनर्जी स्टेट में आते हैं, नीचे आते हैं तो लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। अब जीरो से कम करने के लिए ही उसको नेगेटिव साइन दिया गया, क्योंकि जीरो से कम क्या होगा, नेगेटिव। So the negative sign means that the energy of an electron in the atom is lower than the energy of the electron in the rest, मतलब in infinity। A free electron at rest is infinitely far away from the nucleus and assigned the value of the zero। जैसे मैंने आपको बताया, this corresponds to the setting n equals to infinity in the equation equals to zero। As the electron gets closer to the nucleus, जैसे जैसे वो पास आएगा, n decreases, en become larger in the absolute value, मतलब नंबर में पड़ेगा and more नेगेटिव हो जाएगा। द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू किसके लिए आएगी, n1 के लिए आएगी, जिसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही वो एनर्जी छोड़ता है, हाइयर से लोअर स्टेट पे आता है, वैसे ही वो स्टेबल हो जाता है। नाउ लास्ट लाइन हमने क्या बोली थी, when the electron is attracted by the nucleus and is present in the orbit n, the energy is emitted and energy is the lower। That is the reason for the presence of negative sign। ये मैंने आपको बता दिया नेगेटिव साइन क्यों होता है। So Bohr theory can also be applied to the ion containing only one electron, जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो उसने क्या बोला, बोहर की थ्योरी सिर्फ उन
उस पे लगी थी, एटम्स पे लगी थी जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लो लिथियम+2 है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 3। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन्स, पर कब होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन? जब उस पे कोई चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल स्टेट में होगा, बट इस पे चार्ज है +2। मैंने आपको बोला था जिस पे प्लस वाला चार्ज वो अच्छा इंसान, वो पॉजिटिव इंसान, तो वो देने वाला इंसान। तो इसने 2 दे दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1। तो ऐसे ही इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 1। नाउ द एनर्जी ऑफ अ स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला इज -2.18 इंटू 10⁻−18 z² / n² की जूल, एंड द रेडियस का फॉर्मूला हम पे ऑलरेडी था। नाउ अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, 1 मिनट। हाँ, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.18। इसकी तरह सेम होता है, माइनस का साइन ऑब्वियसली नहीं लगेगा, इंटू 10⁻6 अब इंटू z/n। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा, 10⁻6 है, 10⁻8 होता है, आई थिंक 10⁻6 ही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये मैंने आपको बता दिया, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दिस ऑर्बिट। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व इन द केस ऑफ हाइड्रोजन इज मेंशन, आपने पीछे देख लिया था बोहर मॉडल के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू assumption 2, द रेडिएशन एनर्जी इज absorbed if the electron moves from the smaller principal quantum number to the higher। मैंने आपको बताया था, और जैसे ही वो नीचे आएगा वैसे ही वो क्या करेगा? एनर्जी को छोड़ देगा। तो एनर्जी में चेंज क्या आएगा? ई फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनली वो जहां था माइनस इनिशियल। ओके, सो ई अगर हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करें तो ये क्या आ जाएगा? आर एच, इस वाले फॉर्मूले में नहीं, सॉरी, इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं तो Z1 ही रहेगा, तो -NF N1 आ जाएगा। फिर आर एच हमने कॉमन ले लिया तो N1² -NF², ये वाला फॉर्मूला आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये एनर्जी के लिए था, मैंने बोला था एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है? एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू। तो अगर इसको हम फ्रीक्वेंसी के लिए करेंगे तो एच न्यू, तो न्यू क्या आ जाएगा? एनर्जी अपॉन में एच। तो ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे वैल्यूज पुट करी तो ये वाली इक्वेशन निकल के आ गई। अगर हमने इसको वेव नंबर की फॉर्म में पुट करना है तो मैंने क्या बोला था आपको कि जो सी होता है वो क्या होता है? लेमडा इंटू न्यू। अब अगर यहाँ से मेरे को न्यू पूछा तो सी बाय लेमडा हो गया। अब 1/λ क्या होगा? वेव नंबर, तो सी वेव नंबर हो गया, सी इंटू वेव नंबर। वेव नंबर निकालना है तो न्यू अपॉन में सी आ गया, न्यू अपॉन में सी। न्यू की वैल्यू हमने रखी, इन सबको कांस्टेंट की वैल्यू रखी, तो हमारे पास ये वही फॉर्मूला आ गया जो मैंने आपको पहले बताया था। नाउ एक बात याद रखना, जब भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा तो एन फाइनल की वैल्यू ज्यादा होगी, और जब भी हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा होगा तो एन इनिशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एन फाइनल इज ग्रेटर देन एन इनिशियल एंड टर्म इन द इज पॉजिटिव एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ऑन द अदर हैंड, जब भी एमिशन स्पेक्ट्रा होगा तो एनर्जी इज नेगेटिव एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, नाउ ये सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 5 स्टेट टू n इक्वल्स टू 2 स्टेट। अब जहां से वो आया वो उसकी इनिशियल स्टेट हुई, जहां पर वो आया वो उसकी फाइनल स्टेट हुई। तो एन आई इक्वल्स टू इनिशियल एंड एफ इक्वल्स टू फाइनल। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इनिशियल वैल्यू बड़ी है तो कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। तो हमने पीछे वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी और हमारे पास आंसर आ गया। नाउ डेल्टा इक्वल्स टू एच न्यू, तो न्यू क्या आ गया? डेल्टा ई बाय एच। इस फॉर्मूले से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, और सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाय न्यू। इस फॉर्मूले से हमारी लैम्डा की वैल्यू पुट करके वेवलेंथ आ जाएगी। Now calculate the energy associated with the first orbit of helium atom and what is the radius। तो एनर्जी के लिए सेम ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर जेड की वैल्यू अब क्या आएगी? हीलियम के लिए बोला है तो हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। 2 आई, और जब फर्स्ट ऑर्बिट में बोला है तो एन की वैल्यू 1 आ गई। इस फॉर्मूले में पुट करके हमने एनर्जी की वैल्यू निकाल ली। रेडियस के लिए सेम वो फॉर्मूला लगा, n² की जगह 1 आ गया, और जेड से वही 2, और आंसर निकल गया हमारा।
नो, हाँ, दो तीन चीजें याद रखना जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो वो दो तीन चीजें क्या है। आर्मस्ट्रॉन्ग को जब भी मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 10 की पावर -10 लगता है। और अगर हमें नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग से इतना लगता है, नैनोमीटर से लगता है -9 मीटर। ठीक है, ये दो चीजें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए याद रखना। अब बोहर मॉडल की लिमिटेशन क्या थी? जब तक किसी मॉडल की लिमिटेशन नहीं आएगी तब तक अगले साइंटिस्ट डिस्कवरी कैसे करेंगे? तो बोहर की सबसे पहली और सबसे मेन लिमिटेशन याद रखना, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि उसने हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए दिया था, हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था, वो दूसरे एटम्स के लिए नहीं दे पाया था। तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए दिया था, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं दे पाया था। So Bohr model of hydrogen atom was no doubt an improvement over the Rutherford model of the hydrogen atom. ठीक है, उसने स्टेबिलिटी और लाइन स्पेक्ट्रा बताया था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। इट फेल्ड टू अकाउंट द फाइनल डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। This model is also unable to explain the spectrum other than the hydrogen, like helium atom, जिसमें चार्ज ना हो तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, possesses two electron. Bohr was unable to explain the splitting of the spectral line. उसने लाइंस की स्प्लिटिंग के बारे में कुछ नहीं बताया था। In the presence of the magnetic and the electric field. Magnetic field में लाइन की स्प्लिटिंग्स को क्या बोलते हैं? जीमन्स इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलते हैं स्टार्क्स इफेक्ट। ठीक है। और उसने क्या नहीं बताया था? एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल बाय द केमिकल बॉन्ड। अब ये हम आगे पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल फिजिक्स में। आई होप आपको समझ आया हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।